हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के बारे में जो है उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं ये देख चुके हैं। अगर आप उसे नहीं पढ़े हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उसका जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन किस प्रकार करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को करते हैं शुरू। निरक्षीय स्थिति इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो है इक्वेशन निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर दोनों के बीच में एक बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, वहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये बिंदु P है, ये बिंदु A है और ये बिंदु O है। यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन हमें पता है, क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन वो रहता है 2A। ठीक है, तो यहाँ B से जो है तो बिंदु P से जो O तक का डिस्टेंस है और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये 2A है टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। ठीक है, एक R डिस्टेंस पर, कौन से डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर यहाँ पे कौन सा बिंदु रखा है, यहाँ पे जो है P बिंदु रखा है। ठीक है, यहाँ पे P जो बिंदु है ये है P बिंदु, यहाँ पे जो है P बिंदु जो है रखा है। इसी P बिंदु पर Q चार्ज जो A बिंदु पर रखा है और माइनस Q चार्ज जो B बिंदु पर रखा है, इसके कारण जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र है उसी के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा इन दोनों चार्ज के कारण। ठीक है,
जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण बिंदु पी पर जब फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ठीक। और बिंदु पी की वजह से ये जो बिंदु जो पी बी है उसकी वजह से बिंदु पी पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये क्या है, ये है E1 और ये है E2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जो बिंदु P है, मतलब बिंदु A पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A पर स्थित पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 इक्वल क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू वेक्टर अपॉन, हम यहाँ से डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा AP वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा AP वेक्टर का AP का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो दिशा रहेगा वो क्या है, AP के अनुदिश, AP वेक्टर के अनुदिश। इसी प्रकार हम जो है क्या लिख सकते हैं, बिंदु B पर स्थित -q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वो क्या हो जाएगा E2 इक्वल E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू वेक्टर अपॉन जो डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर। BP का स्क्वायर, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा इसका BP वेक्टर के अनुदिश। ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा आपको पता होगा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था E इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये R क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है।
यहाँ से ये जो फॉर्मूला है उसको लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से साफ पता है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, बराबर है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि जो E1 है उसको दो घटकों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है, दो घटकों में तोड़ सकते हैं E1 को। एक हो जाएगा ऊपर की ओर, एक हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक, ये एक हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा क्षैतिज दिशा में। तो ये क्या होगा, E1 साइन थीटा, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार हम जो है जो E2 वेक्टर इसको भी दो घटकों में तोड़ सकते हैं। तो एक जो होगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, और एक जो रहेगा वो सेम इसी डायरेक्शन में रहेगा, सेम एग्जैक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये रहेगा, ये वाला रहेगा E2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, इन दोनों के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, तो वो क्या होगा, E इक्वल E1 प्लस E2। ठीक है, तो जो है कि इन दोनों के जो फोर्स है, ये दोनों जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट और आगे है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा बन रहा है। और बीच से ठीक है, यहाँ पर है E1 साइन थीटा और यहाँ पे है E2 साइन थीटा। यहाँ पे है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये ऊपर डायरेक्शन है, ये नीचे डायरेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके क्या हो जाएंगे, ये ऐसे होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, और E1 E2 जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम नेट निकालेंगे तो वो होगा क्या, E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। जो E1 है, E1 जो है E1 इक्वल क्या है, E2 के। ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 यहाँ भी रख देंगे, E1 कॉस थीटा
प्लस E1 कॉस थीटा, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 2 हो गया। अब यहाँ पे हम E1 का वैल्यू रखेंगे, तो E1 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन ए पी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है E, कैपिटल E। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ए पी स्क्वायर लिखा है इसका वैल्यू निकालना है और ये कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले फिर से डायग्राम पे आते हैं। मैंने बताया था कि ये जो बीपी एंगल है ये वाला और ये वाला क्या है बराबर, मतलब कोण पी ए क्यू यहाँ से क्या है थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। मतलब कि जो कोण है कोण पी ए ओ इक्वल क्या था थीटा था और कोण जो है पी बी ओ इक्वल भी क्या है थीटा है। अब हमें क्या करना है ए पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार एंगल को देख सकते हैं। इस वाले एंगल को देखेंगे। ठीक है, ये क्या है ये ऐसा, तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है ये एक त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है ये जो होगा ये इसका क्या रहेगा कर्ण रहेगा, ये जो है इसका क्या है आधार है और ये वाला जो है वो इसका लंब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है एपी का निकालना है, एपी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है एपी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय और ये त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा पी ए ओ। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं। तो क्या रहेगा वो कोण क्या है समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बनेगा पी ओ ए में। ठीक है, ये बनेगा क्या बनेगा पी ओ ए, पी ओ ए ऐसा जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज से हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए पी के स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए पी के स्क्वायर, यहाँ आधार क्या है। ठीक है, यहाँ गौर अगर अच्छे से देखें ध्यान से तो यहाँ O से P का वैल्यू क्या दिया है R दिया है और यहाँ जो है O से A के जो डिस्टेंस वो क्या है A है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं R प्लस A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं R प्लस A का R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है AP कर्ण हो गया, तो आधार क्या है। ठीक है, लंब पहले लंब लिख लेंगे कुछ नहीं होता उससे आगे पीछे कर सकते हैं। तो लंब क्या है R का स्क्वायर। ठीक है, R है लंब और आधार क्या है A है और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम AP का वैल्यू निकाल सकते हैं, AP इक्वल अंडर रूट हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है AP स्क्वायर को इस वैल्यू में यहाँ पे जो है AP स्क्वायर का वैल्यू रखें।
इसी प्रकार हम cos थीटा निकाल सकते हैं, हम cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल क्या होता है, यहां से देख सकते हैं जो cos थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी। तो ओ ए क्या है, वो है ए, अपॉन ए पी का वैल्यू हम निकाले हैं तो ए पी हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। ठीक है, cos थीटा इक्वल क्या होता है, यहाँ से देखो डायग्राम में cos थीटा इक्वल क्या होता है, वो होता है ये आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ओ ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन कर्ण क्या है, तो वो है ए पी। ठीक है, और ओ ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें तो वो है ए स्मॉल ए, और ए पी का वैल्यू क्या है, ए पी का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो आया आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और अंडर रूट। जी, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हमें जो है ए पी का स्क्वायर का वैल्यू रखना है और cos थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो ये होगा E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था Q अपॉन ए पी का स्क्वायर। तो ए पी की स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ये ए अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, हमने इसको देखा कि जो E इक्वल होता है, हमने पीछे इक्वेशन में देखा है कि E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए पी का स्क्वायर का वैल्यू रखें और कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये स्मॉल ए है ना, ये क्यू नहीं है। ये स्मॉल ए है। क्लियर है, अब यहाँ से देखने पर साफ पता चल रहा है कि 2QA। हमें पता है कि P इक्वल क्या होता है, P इक्वल होता है 2A इंटू क्यू, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P इक्वल Q इंटू 2A। इक्वल करेंगे तो 2QA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, हम E इक्वल लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, या एक बार लिख ही देता हूँ, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट को 1/2। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 इक्वल, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा P अपॉन 4πε0 आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2। ये क्या है ई। ठीक है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, ये क्लियर है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से, ई वेक्टर इक्वल पी वेक्टर अपॉन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पूरे पावर 3/2। यहाँ पे हमें क्या करना है, पी वेक्टर लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर रूप में, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप में। अब ठीक है, अब हम अगर ये मानते हैं कि यहाँ जो R है वो कैसा है, वो बड़ा है A से। इसका मतलब क्या है, डायग्राम से आपको बताता हूँ कि ये जो है, यहाँ जो A है वो कैसा है, छोटा है, और R क्या है, बड़ा है। अगर हम ये एज्यूम करें कि R जो है वो A से बहुत बड़ा है, तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से जो है R बड़ा है अगर A से, यदि, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A को क्या कर देना है, आपको सीधा A को हटा देना है। तो आगे अगले स्लाइड में बताता हूँ। E इक्वल 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 3/2 था। ठीक है, अगर R जो है बहुत बड़ा है A से, यदि, तो हम क्या करेंगे, A को हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0 इंटू ये हो गया इंटू, यहाँ से हम लिख सकते हैं P, और ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 P अपॉन R की पावर क्यूब E। ठीक है, यही क्या है, यही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसे ही हमें क्या करना था, डिराइव करना था। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव है के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू क्यू P अपॉन आर का स्क्वायर। एक बार फिर से बोलता हूँ कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत जो द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरीक्षीय स्थिति में जो बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर की पावर क्यूब। ये कौन सी स्थिति के लिए है, निरक्षीय स्थिति के लिए। हमें इसे ही क्या करना था, डिराइव करना था। ठीक है, और जो अक्षीय स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। और इसी को हम सदिश रूप में क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में या सदिश रूप में हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे सिर्फ लगाना है पी वेक्टर। ठीक है, यही हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, सबको क्लियर है।
अब इसमें क्या है, इसमें जो है हम जब सदिश रूप में लिखते हैं तो डायरेक्शन को शो करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस आएगा, और माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। इसका तो जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो होगा जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, यहाँ जो माइनस है ये वो यही बता रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है के विपरीत दिशा में होती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो। आगे देखेंगे, आगे हम देखने वाले हैं कि अच्छी स्थिति और निरीक्षी स्थिति में तुलना करेंगे। अच्छी स्थिति और निरीक्षी स्थिति में तुलना। अच्छी स्थिति के कारण मतलब जब हम यहाँ पे रखे थे एक पॉजिटिव चार्ज रखे थे और यहाँ पे क्या था, एक निगेटिव चार्ज था, और इन दोनों के अक्ष में, इन दोनों के बीच में ऐसा था। ठीक है, इसी के आगे जो था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या रखे थे, एक बिंदु P रखे थे। ठीक है, और ये क्या है, निगेटिव है ना, तो माइनस, प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, यहाँ पर पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो क्या था, E1। ठीक है, उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो वो क्या आएगा, वो आता है, सबको याद हो जाना चाहिए अब तक, तो वो होता है E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू 2p/r³। क्लियर है, यही निकाले थे ना हम लोग डिराइव करके अच्छी स्थिति के लिए। ठीक है, अभी जस्ट हम देखें कि जब ये अच्छी स्थिति में और निरीक्षी स्थिति मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, बीच से, ठीक है, जब हम यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पे बिंदु P लेते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E2, उसके लिए अभी एक फॉर्मूला डिराइव किए, वो क्या है, वो है E2 इक्वल 1/4πε0 इंटू p/r³। ठीक है, यही इक्वेशन हमने डिराइव किया ना लास्ट टाइम, ये लिखा है, ये E इक्वल 1/4πε0 इंटू p/r³। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे 2p रहता है, यहाँ पे केवल p रहता है। अब क्या करना है, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2, हमें तुलना करना, इसलिए इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो E1/E2 इक्वल क्या बचेगा,
इक्वल क्या बचेगा, सब कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम E1 इक्वल क्या लिख सकते हैं, E1 इक्वल लिख सकते हैं 2 इंटू E2। क्लियर है। जो E1 है मतलब जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति में लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कैसा है, 2 गुना है। बस इसे ही हमें क्या करना है, इसे ही हमें शब्द के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे कि अक्षीय स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है। का कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, क्लियर है कि अक्षीय स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे क्या हो गया, E1 उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र मतलब E2 का 2 गुना है। मतलब E1 जो है वो 2 गुना है E2 का, या ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू E2। और इसी के जस्ट अपोजिट भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे रख दें, अगर 2 को इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, E1 अपॉन 2 इक्वल E2 भी हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, वो अक्षीय स्थिति में रखे बिंदु P का क्या है, आधा होता है। ये भी लिख सकते हैं हम, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 वो अक्षीय स्थिति में रखे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है ना। ये क्लियर है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये क्लियर है। इस प्रकार जो ये इम्पॉर्टेंट है ना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जो है वो एग्जाम में आता है। इस प्रकार हमने दोनों को अच्छे से देखा और इक्वेशन डिराइव किया। आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।